फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसाइन ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, इस समय हम प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएनएचएम से लैब टेक्नीशियन की जो भर्ती निकली हुई है, सीनियर लैब टेक्नीशियन की भर्ती निकली हुई है, और साथ में हम यहाँ पे सीएचओ पद को भी लेकर चल रहे हैं। फ्रेंड्स, ये एमसीक्यू की जो सीरीज़ है वो 11 नंबर का सीरीज़ है आज। इससे पहले हमने 10 सीरीज़ को हल किया है, प्रत्येक सीरीज में 50 प्रश्नों को, तो टोटल 500 प्रश्नों को हमने यहाँ पे हल कर लिया है। आज का जो 11 नंबर का सीरीज है इसमें मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी से प्रश्न लाए गए हैं और प्रश्नों की जो संख्या है वो 50 है। इससे पहले सीरीज नंबर 1, 10 दोनों में हम मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित प्रश्न को हल किए थे, और जितने भी अलग सीरीज हैं उनमें हमने साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, हेमेटोलॉजी जैसे सीरीज को हमने हल किया है। तो चलिए, प्रश्नों को हल करने से पहले फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि अगर हमारा टेलीग्राम चैनल आप नहीं ज्वाइन किए तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। उससे आपको ये हेल्प मिलेगा कि आपके यहाँ पे क्विज पोल लगाए जाते हैं जो कि आपकी परीक्षा से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हर टाइम आपके 10-15 प्रश्न लगाए जाते हैं कुछ देर पर, तो अगर आप उसको हल करेंगे तो आपकी जो तैयारी है और भी बेहतर हो जाएगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे। अब फ्रेंड्स, हम आते हैं प्रश्नों पर। प्रश्नों की जो नंबरिंग हमारा 82 नंबर से हुई है। इससे पहले के प्रश्न हमने सीरीज नंबर 10 में कर चुके हैं, ठीक है। तो 82 नंबर का प्रश्न हमारा पहला प्रश्न होगा, और पहला प्रश्न कह रहा है कि on the cell wall of gram negative bacteria which component is accountable for their endotoxic activity and O antigen specificity। यानी कि आपका जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं इनके सेल वॉल पर कौन सी ऐसी चीज़ पाई जाती है जो इंडोटॉक्सिक एक्टिविटी और O एंटीजन स्पेसिफिसिटी का उत्तरदायी होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्या हो जाएंगे, लिपोपॉलीसेकेराइड्स होते हैं जो कि इनके सेल वॉल पे पाए जाते हैं, और ये एंडोटॉक्सिक एक्टिविटी के उत्तरदायी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 सही जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, व्हिच पार्ट ऑफ द बैक्टीरियल सेल कंट्रोल द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मेटाबोलाइट टू एंड फॉर्म ए प्रोटोप्लाज्म। यानी ये कह रहा है कि आपके जो बैक्टीरियल सेल होते हैं इनमें जो इनफ्लो और आउटफ्लो होता है, यानी कि अंदर और बाहर मेटाबोलाइट के आने की प्रक्रिया होती है, वो प्रोटोप्लाज्म के किस पार्ट में होता है। तो फ्रेंड्स, ये आपके साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी से जाएगा। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के द्वारा इनका इनफ्लो और आउटफ्लो होता है, किसका, मेटाबोलाइट्स का, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 84 नंबर का। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ लिपोप्रोटीन विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ। यानी कह रहा है कि आपका जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होता है वो तो लिपोप्रोटीन को कंसिस्ट करता है, साथ में कुछ ऐसी भी चीज़ें जिनको कंसिस्ट करता है, तो वो क्या है, आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही जाएगा। ये कंसिस्ट करता है स्मॉल अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, स्किन टेस्ट इज डिप्थीरिया मेजर्ड। यानी कि आपका स्किन टेस्ट जो होता है डिप्थीरिया मेजरमेंट में, इसमें आप क्या देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या देखते हैं, एंटीटॉक्सिन देखते हैं कि लेवल कितना है हमारा एंटीटॉक्सिन का। तो यहाँ पे ए नंबर जाएगा इसका, द लेवल ऑफ एंटीटॉक्सिन, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 86 नंबर का। 86 नंबर का प्रश्न करा है, द सेडिमेंटेशन कंस्टेंट ऑफ राइबोसोम ऑफ बैक्टीरियल सेल इज अबाउट। यानी आपका जो बैक्टीरियल सेल होता है इनमें राइबोसोम पाया जाता है, तो ये राइबोसोम किस टाइप का पाया जाता है। तो जो यस होते हैं उनको क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन कहते हैं। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया के सेल में 70 एस का यहाँ पे राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। 70 एस का या फिर 70 सेडिमेंटेशन का राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है यहाँ पे 87 नंबर का, इन बैक्टीरियल सेल व्हिच द प्रिंसिपल साइट ऑफ रिस्पायरेटरी एंजाइम। यानी कि आपका जो बैक्टीरियल सेल होता है इसमें जो मुख्यतः उत्तरदायी होते हैं, मुख्य स्थान कौन सा होता है, रिस्पायरेटरी एंजाइम के लिए। तो रिस्पायरेटरी एंजाइम के लिए जो मुख्य स्थान होता है वो क्या होता है, मीसोसोम होता है, ठीक है। क्या होता है, मीसोसोम होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही जाएगा, मीसोसोम, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी पोर्टस, राइबोसोम, ये सब कहाँ पाए जाते हैं, ये सब यूकैरियोटिक बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा है 88 नंबर का, द स्टैंडर्ड टाइपिंग मेथड ऑफ HLA टाइपिंग इज। यानी कि स्टैंडर्ड टाइपिंग मेथड HLA का टाइपिंग होता है वो क्या होता है, ठीक है, कौन सा टेस्ट होता है। HLA का फुल फॉर्म अगर फ्रेंड बात करें तो क्या होता है, ह्यूमन ल्यूकोसाइट्स एंटीजन। क्या होते हैं, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन होते हैं। इनका टेस्ट जब किया जाता है जब हमें कभी बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना होता है या कोई अदर हमें आर्गन ट्रांसप्लांट करना होता है, तो हम क्या करते हैं, अपने ब्लड में जो हमारे एंटीजन्स होते हैं उनको मिलाया जाता है ताकि आपको जब ट्रांसप्लांट करते समय कोई भी दिक्कत ना आए।
तो अगर इस पर बात करें टेस्ट की, तो इसमें कौन सा टेस्ट हो जाता है, तो फ्रेंड्स इसमें आपका हो जाता है 88 नंबर का जो ऑप्शन सही जाएगा वो ए सही जाएगा, माइक्रोसाइटोसिटी टेस्ट। ठीक है, माइक्रोसाइटोटॉक्सिसिटी टेस्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 89 नंबर का। 89 नंबर का प्रश्न हमारा इस साइड में लिखा हुआ है, द लेयर लाइनिंग द इनर सरफेस ऑफ द सेल वॉल which separated it from the cytoplasm is known as। यानी कि ये कह रहा है कि आपका जो लेयर होता है या फिर लाइनिंग की बात करें तो आपकी जो सेल वॉल को डिफरेंस करता है, तो फ्रेंड्स उसको क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही जाएगा, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, which part in the nucleus is circular and open in certain condition टू फॉर्म ए लॉन्ग चेन। यानी कि आपके जो न्यूक्लियस में एक सर्कुलर टाइप का पार्ट पाया जाता है और उसको क्या कर सकते हैं, अगर उसको हम ओपन करें तो एक लॉन्ग चेन का निर्माण कर सकते हैं। तो वो क्या होता है फ्रेंड, तो वो आपका होता है डीएनए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है 91 नंबर का, व्हेन स्लाइम लेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू शार्पली डिफाइंड स्ट्रक्चर देन इट इज नोन एज। ठीक है, यानी कि आपका जो स्लाइम लेयर होते हैं इनको क्या किया जाए, शार्पली डिफाइन किया जाए, तो ये क्या कहलाएंगे, तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इस स्ट्रक्चर को हम कैप्सूल कहते हैं। और कैप्सूल को हम क्या कह सकते हैं, एक प्रकार का जेनेटिक मटेरियल भी कह सकते हैं आपके बैक्टीरिया का। ठीक है, या फिर रिप्रोडक्टिव पार्ट भी कह सकते हैं आपके बैक्टीरिया का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही जाएगा, कैप्सूल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 92 नंबर का, रिमोटॉइड फैक्टर इज, यानी कि आपका जो रिमोटॉइड फैक्टर होते हैं, आरएफ फैक्टर होते हैं, आरएफ फैक्टर होते हैं, वो कौन से होते हैं, तो फ्रेंड्स वो क्या होते हैं, 19 CS IgM अगेंस्ट द ए फ्रेगमेंट ऑफ IgG। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही जाएगा। ठीक है, अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला हमारा 93 नंबर का, कैप्सूल इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय व्हिच मेथड। यानी कि आपका जो कैप्सूल होता है उसका हम एग्जामिन किस तरह से कर सकते हैं, इनको हम किस तरह से इनको देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप इसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं, सीरोलॉजिकल मेथड्स के द्वारा भी पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बोथ ए एंड बी सही जाएगा। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कर सकते हैं, तो आप इसको स्लाइड बनाएंगे और उसके बाद में इनका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कर सकते हैं। अगर आपको सीरोलॉजिकल यहाँ पे करना है तो आप क्या करेंगे, आप किसी पेशेंट से क्या करेंगे, उसका सीरम निकालेंगे और उसके बाद में इनका टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, तो दोनों तरीका हो सकता है आपको कैप्सूल डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है 94 नंबर का, व्हिच पार्ट ऑफ द बैक्टीरिया सेल इज एंटीजेनिक। यानी कि आपका जो बैक्टीरिया सेल होते हैं उन पे कौन सा पार्ट एंटीजेनिक होते हैं। तो एंटीजेनिक की बात करें तो फ्रेंड्स वो कौन से होते हैं, तो वो आपके कौन होते हैं, ऑल ऑप्शंस। यानी कि यहाँ पे कैप्सूल्स, मेम्ब्रेन्स और स्पोर्स सब एंटीजेनिक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही जाएगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स अगला प्रश्न हमारा है 95 नंबर का। 95 नंबर का प्रश्न करें, कैप्सूल प्रोटेक्ट बैक्टीरिया फ्रॉम व्हिच डिलीशियस एजेंट। यानी कि आपका जो कैप्सूल होता है बैक्टीरिया का वो किस खतरनाक एजेंट से बचाता है। तो फ्रेंड्स बैक्टीरिया जो होता है जब हमारे बॉडी में जाएगा, यानी कि अपने होस्ट में जाएगा, तो किससे बचेगा, वो आपके प्रोलाइटिक एंजाइम से बचेगा और फैगोसाइट सेल से बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोथ नंबर सी सही जाएगा, बोथ ए एंड बी। अब प्रोटीलेटिक एंजाइम क्या करते हैं, ये हमारे जो फॉरेन प्रोटीन होते हैं उनको क्या कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं। और फैगोसाइट्स सेल्स जो होते हैं आपके ल्यूकोसाइट्स होते हैं, ये भी हमारे फॉरेन जो कंपोनेंट आते हैं उनको क्या कर देते हैं, एक तरह से किल कर देते हैं। तो आपका जो बैक्टीरिया का सेल है वो किससे बचेगा, इन्हीं दो चीज़ों से बचने की कोशिश करेगा। ठीक है, ताकि वो जाके अंदर होस्ट के अंदर जाके उसको सर्वाइव कर सके, अपना मल्टीप्लिकेशन कर सके। ठीक है, अब फ्रेंड्स बात करते हैं 96 नंबर का प्रश्न, द फिलामेंट, द हुक एंड वेसल बॉडी आर द पार्ट ऑफ। यानी कि आपके जो बैक्टीरिया होते हैं इसमें फिलामेंट किस में पाया जाता है, हुक और बेसल बॉडी, ये किस पार्ट पे मिलता है। तो फ्रेंड्स ये आपके फ्लैजिला पे मिलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी से जाएगा, फ्लैजिला। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 97 नंबर का। 97 नंबर का प्रश्न है, मोस्ट IgG एंटीबॉडीज प्रोड्यूस अगेंस्ट पॉलीसेक्राइड्स आर। ठीक है, पॉलीसेक्राइड्स आर, तो यहाँ पे जो आपके मोस्ट IgG एंटीबॉडीज होते हैं वो अगेंस्ट प्रोड्यूस करते हैं पॉलीसेक्राइड। तो आप कौन से होते हैं, तो IgG कौन से होते हैं, IgG2 टाइप। ठीक है, IgG2 टाइप। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला है 98 नंबर का, फ्लैजिला आर मेड ऑफ। यानी कि आपका जो फ्लैजिला होता है वो किससे बना होता है। तो फ्रेंड जो आपके फ्लैजिला होते हैं वो आपके प्रोटीन से बने होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी से जाएगा, प्रोटीन। अब जो आपका सेल वॉल था वो किससे बना होता था, लिपोप्रोटीन से और
कार्बोहाइड्रेट से बना होता था, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके सेलवाल होंगे वो लिपोप्रोटीन कार्बोहाइड्रेट से बने होंगे, लेकिन प्रोटीन से जो बने होंगे वो कौन से होंगे, वो फ्लैजेला होंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 99 नंबर का, फ्लैजेला इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय, यानी कि अगर आपको फ्लैजेला को डेमोन्स्ट्रेट करना है तो आप कौन सी प्रक्रिया इसमें से अपनाएंगे। तो फ्रेंड्स हमने आपको जो यहाँ पे MCQ लेक्चर 10 ले रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि हम इनको दो तरीके से देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक तरीके से और दूसरा इनकी मोर्टेलिटी को पता लगा के। तो यहाँ पे अगर आप कल्चर मीडिया में इसकी मोर्टेलिटी को पता लगा सकते हैं, बायोकेमिकल टेस्ट के द्वारा भी इनकी डेमोन्स्ट्रेशन हो सकती है और साथ में हमने बताया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के साथ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही जाएगा, ऑल ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 100 नंबर का, द फाइन हेयर लाइक सरफेस अपेंडेज ऑन द ग्राम नेगेटिव बैसिलाई इज नोन एज, यानी कि आपका जो फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे या फिर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाइज पे, तो वो कौन से पार्ट होते हैं। तो फ्रेंड्स वो आपके पार्ट जो होते हैं वो आपके यहाँ पे फिब्रिम होते हैं, तो यहाँ पे फिब्रिम आंसर सही जाएगा बी, ठीक है। फिब्री जो आपके होते हैं ये हेयरी लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और आपके यहाँ पे बैसिलस पे पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए बैसिलस बात करें, बैसिलस और कोकाई दोनों पर पाए जाते हैं, लेकिन ये आपके जो यहाँ पे मेम्ब्रेन होता है उसके यहाँ पे ऊपर पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 101 का, द मेन फंक्शन ऑफ बैक्टीरियल फ्लैजेला, यानी कि जो आपके बैक्टीरियल फ्लैजेला होते हैं उनकी जो मेन फंक्शन क्या होती है। तो जो मेन फंक्शन की बात करें फ्रेंड तो मोटिलिटी होती है, वो इसको अपने चलने के काम लेते हैं, तो इसको कहते हैं चलन के काम आता है या फिर मोटिलिटी के रूप में इनको हम यूज करते हैं, ठीक है, बैक्टीरियल फ्लैजेला, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है यहाँ पे 102 नंबर का, द सोर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट इन कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट इज, यानी कि आपका जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं यानी कि आपकी जो आवश्यक चीज़ों को देखने के लिए जो कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट होता है उसमें आप किसके द्वारा करते हैं। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे गोइन्स पिग सीरम के द्वारा पता करते हैं। इसमें क्या करते हैं, इनके सीरम को दूसरे से रिएक्शन कराया जाता है और जो अगेंस्ट में देखते हैं कि ये इनके पास जो एंटीबॉडी बन रही है वो सही तरीके से बन रही है, कौन कौन से एंटीबॉडी बन रहे हैं, तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट होता है, तो ये इसके ग्वानिन पिग सीरम के द्वारा ये कराया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे 103 नंबर प्रश्न की, फिम्बरी कैन बी प्रेजेंट इन व्हिच सेल्स, यानी कि आपकी जो फिम्बरी होते हैं वो किस प्रकार के सेल में पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ के मोटाइल सेल और नॉन मोटाइल सेल में दोनों में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी से जाएगा, बोथ ए एंड बी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 104 नंबर का, फिम्बरेटेड बैक्टीरिया फॉर्म सरफेस पेलिकल इज हिज मीडिया, यानी कि आपका जो फिम्बरेटेड बैक्टीरिया होते हैं वो एक पेलिकल सरफेस का झिल्लीनुमा सरफेस का निर्माण करते हैं, वो किस मीडियम में इनका निर्माण होता है। आप जब कल्चर मीडिया यूज करेंगे तो इसमें आपको किस मीडिया में इनका निर्माण देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये आपके लिक्विड मीडिया में देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही जाएगा, लिक्विड मीडिया, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 105 नंबर का है, which microorganism agglutinate red blood cell and guanine pigs, vowels, horse and pigs, यानी कि ये कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इनके रेड ब्लड सेल को एग्लूटिनेट कर देते हैं, जो हम यहाँ पे दिए हैं जैसे guanine pigs, vowels, horse and pigs, ठीक है। तो फ्रेंड्स कौन से बैक्टीरिया होते हैं, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो ये क्लेप्सिला होता है और क्या होता है, ये होता है इस चेरिया, ठीक है, क्या होते हैं, इस चेरियाज होते हैं और यहाँ पे क्लेप्सिला होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही जाएगा, बोथ, ठीक है, ए एंड बी, ठीक है। अब बात करते हैं 106 नंबर प्रश्न की। 106 नंबर का प्रश्न करा, ए स्पेशल टाइप ऑफ पीली इज नोन एज, यानी एक प्रकार का जो आपका पीली होता है या फिर पिलाइस होता है वो उसको क्या कहते हैं। तो इनके पीली का अगर हम सिंगुलर फॉर्म करें तो पीलस होता है, ठीक है। तो इनका जो मोस्ट स्पेसिफिक टाइप होते हैं पीले, उनका क्या काम होता है, तो वो सेक्स पीली के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं कि ये जो आपके बैक्टीरिया होते हैं ये एक पीली दूसरे पीली से जाके कांटेक्ट करती है और उससे इनका क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब अगला प्रश्न हमारा 107 नंबर का है, मेंबर्स ऑफ व्हिच जनरेशन ऑफ बैक्टीरिया हैव द एबिलिटी टू फॉर्म हाईली रेजिस्टेंट स्पोर्स आर, यानी कि आपके जो यहाँ पे बैक्टीरिया होते हैं कौन से मेंबर के बैक्टीरिया होते हैं जिनमें क्या होता है बहुत ही हाईली रेजिस्टेंट पाया जाता है, ठीक है, स्पोर्स के अंदर, ठीक है। तो वो जो आपके बैक्टीरिया होते हैं वो बैसिलस कैटेगरी के होते हैं, इनके अंदर बहुत ही हाईली रेजिस्टेंटी पाई जाती है जो इनके स्पोर्स होते हैं। इनको जल्दी यानी कि यहाँ पे हार्ट एरोबिन के द्वारा हम इनको किल नहीं कर सकते हैं, हमें ऑटोक्लेविंग ही अपनानी पड़ती है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे 108 नंबर प्रश्न। 108 नंबर का प्रश्न कह रहा है, स्पोर व्हिच आर प्रोड्यूस इनसाइड द बैक्टीरियल सेल
इज नोन एज, यानी कि आपके जो स्पोर्स होते हैं वो आपके बैक्टीरिया के सेल के अंदर इनका उत्पन्न होते हैं, ये बैक्टीरिया सेल वाल के अंदर उत्पन्न होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, इंडोस्पोर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही जाएगा, इंडोस्पोर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे है 109 नंबर का। 109 नंबर का जो प्रश्न कह रहा है फ्रेंड्स, स्पोर्स एडिशनल आउटर कवरिंग इज कॉल्ड, यानी कि जो स्पोर्स होते हैं इनका एडिशनल आउटर कवरिंग क्या होता है, जो कि जल्दी डेनेचुरेट नहीं होता है, जल्दी ये टूटता नहीं है, तो वो आपका क्या कहलाता है, वो कहता है एक्सोपोरियम। ठीक है, क्या कहते हैं, एक्सोस्पोरियम कहते हैं इनको। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही जाएगा, एक्सोस्पोरियम। ठीक है, अब बात करते हैं 110 नंबर का। स्पोर आर डिस्ट्रॉय बाई ऑटोक्लेविंग एट 121 डिग्री सेल्सियस फॉर डॉट डॉट मिनट्स, यानी कि आपका जो स्पोर्स होते हैं उनको हम अगर ऑटोक्लेविंग कर रहे हैं, इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, उनको स्टरलाइज करने के लिए, तो हमको 121 डिग्री सेल्सियस पर कितने टाइम के लिए इनको चालू करना होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास यहाँ पे स्पोर को स्टरलाइज कर रहे हैं ऑटोक्लेविंग के द्वारा, तो आपको 15 मिनट देना होगा 121 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 111 नंबर का है। इन व्हिच स्टेन कैप्सूल अपेयर एज अनस्टैंडर्ड एरिया, यानी कि आपका जो यहाँ पे कौन से स्टेन होता है जिसमें आपके कैप्सूल का कलर नहीं होता है, यानी कि कैप्सूल हमारे स्टेन नहीं होते हैं, लेकिन आपका जो बैकग्राउंड होता है वो स्टेन हो जाता है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार के स्टेनिंग को हम क्या कहते हैं, निगेटिव स्टेन कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही जाएगा। एसिड फास्ट स्टेन की बात करें तो यहाँ पे हम बैसिलस को, यानी कि जो आपके बैसिलाई होते हैं उनको हम डेमोस्ट्रेट करने के लिए करते हैं, यानी कौन एसिड फास्ट है, कौन एसिड फास्ट नहीं है। ठीक है, और अगर यहाँ पे बात करें हेमोटॉक्सिलिन स्टेन, तो यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी में हेमोटॉक्सिलिन का यूज हम नहीं करते हैं, ये आपके यहाँ पे साइटोलॉजी और हिस्टोलॉजी में यूज किए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 112 नंबर का है। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए बैक्टीरियम टू गिव राइज टू डॉटर सेल्स अंडर ऑप्टिमम कंडीशन इज नोन एज, यानी ये कह रहा है कि अगर आपके पास एक बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया से 2 डॉटर सेल को उत्पन्न करने के लिए जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, इस कंडीशन को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, जनरेशन टाइम कहते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा, जनरेशन टाइम। अगर यहाँ पे बात करें ग्रोथ टाइम की, तो यहाँ पे ग्रोथ टाइम का मतलब होता है कि आपका एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया तो बनेगा, लेकिन इनके मेटाबॉलिक एक्टिविटी और इनकी नंबरिंग भी इनमें शामिल हो जाते हैं। ठीक है, तो ग्रोथ टाइम में एक बैक्टीरिया की बात यहाँ पे नहीं होगा, बहुत सारे यहाँ पे बैक्टीरिया होंगे और साथ में ग्रो करेंगे, तो उनको क्या कहते हैं, ग्रोथ टाइम कहते हैं। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, जब आपका बैक्टीरिया आपके होस्ट सेल में जाता है, उनकी वहाँ पे इन्वायरमेंट को समझता है, तो इस पीरियड को क्या कहते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 113 नंबर का। 113 नंबर का प्रश्न क्या है, द पॉपुलेशन डबलिंग टाइप ऑफ कॉलीफॉर्म बैसिलाई इज अबाउट, यानी कि आपका जो बैसिलिस होते हैं इनका जो डबलिंग टाइम होता है वो क्या होता है। तो फ्रेंड्स इनका डबलिंग टाइम क्या होता है, 20 मिनट्स होते हैं, यानी कि एक यहाँ पे एक सेल से 2 सेल बनने के लिए 20 मिनट कम से कम समय लग जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं 114 नंबर प्रश्न की। द जनरेशन टाइम ऑफ व्हिच बैक्टीरिया इज अबाउट 20 हावर्स, यानी कि आपका कौन सा बैक्टीरिया है जिसमें आपकी जनरेशन टाइम 20 हावर्स यानी 20 घंटा लग जाता है। तो फ्रेंड्स उस प्रकार के बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, तो उस प्रकार के बैक्टीरिया को ट्यूबर बैसिलाई कहते हैं, ट्यूबरकल बैसिलाई कहते हैं। तो फ्रेंड्स यही है जो सबसे देर में आपके जनरेट होते हैं, इसीलिए जब हम आप क्या करते हैं, यहाँ पे एलजी मीडिया पे इनका कल्चर कर रहे होते हैं, तो इनको कई दिनों तक क्या करते हैं, कल्चर प्लेट पे रखते हैं, तब जाके ये डेमोस्ट्रेट हो पाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 115 नंबर प्रश्न की। द डिस्ट्रक्शन एंड रिमूवल ऑफ ऑल पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, यानी कि आपका यहाँ पे जितने भी पैथोजेनिक्स होते हैं, यानी कि जो नुकसानदायक ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करना, उनको हटाना क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स इनको क्या कहते हैं, हम डिसइंफेक्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, डिसइंफेक्टेंट कहते हैं। अगर यहाँ पे बात कर दें, इनको हम रिमूव करें, साथ साथ में इनके स्पोर को रिमूव करें, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को स्टरलाइजेशन कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्टेंट में इतना फ़र्क होता है कि स्टरलाइजेशन में आपके स्पोर भी किल हो जाते हैं, लेकिन डिसइंफेक्टेंट में आपके स्पोर नहीं किल होते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 116 नंबर का है।
प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन इज नोजन, यानी कि आप इन्फेक्शन से आप प्रिवेंशन यानी कि रोक रहे हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन क्या कहलाता है? ये आपका एंटीसेप्सिस कहलाता है। क्या कहलाता है? एंटीसेप्सिस कहलाता है। जर्मीसाइड की बात की तो जर्मीसाइड्स मतलब जर्म को किल करने वाले कुछ प्रकार के दवाएं होती हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, हमारे जर्म को किल कर देते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? जर्मीसाइड्स कहते हैं। बैक्टीरियल साइडल कहें तो बैक्टीरियल साइडल क्या होता है? जो हमारे बैक्टीरिया को किल करते हैं, तो आपके वो बैक्टीरियल साइडल कहलाते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्नों पर। अगला प्रश्न हमारा क्या है? 117 नंबर का प्रश्न है, द एजेंट्स विच आर एबल टू किल ऑफ बैक्टीरिया इज नोन एज, यानी कि आपके जो बैक्टीरिया को किल करते हैं उनको क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स उनको क्या कहते हैं? उनको हम बैक्टीरियल स्टेटिक्स नहीं करेंगे, यहाँ पे जर्मीसाइड्स और बैक्टीरियासाइडल दोनों कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बोथ ए, बी एंड सी सही जाएगा। फ्रेंड्स अगर यहाँ पे बात करें बैक्टीरियो स्टैटिक्स की, तो बैक्टीरियो स्टैटिक्स मतलब होता है इनके ग्रोथ को रोकना, ठीक है, यानी कि इनको अर्ली स्टेज में इनके ग्रोथ को रोकना। तो फ्रेंड्स इनका जो अर्ली स्टेज होता है उसको हम क्या कर दें? प्रिवेंट कर दें, तो आपका क्या कहलाएगा? बैक्टीरियो स्टैटिक्स कहलाएगा, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा है कि इनको किल करना है, बैक्टीरिया को किल करना है, तो उसको क्या कहते हैं? तो उनको हम बैक्टीरियोसाइडल या फिर जर्मीसाइड्स कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 118 नंबर का, स्पोर आर अनइफेक्टेड बाय, यानी कि आपके जो स्पोर्स होते हैं वो किसके प्रति अनइफेक्टेड होते हैं, यानी इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये किल नहीं हो पाते हैं। तो फ्रेंड्स आपके यहाँ पे जो ड्राई हीट होते हैं, ड्राई हीटिंग में ये किल नहीं हो पाते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही जाएगा? ड्राई हीट, ठीक है। रेडिएशन, केमिकल और हीटिंग के थ्रू थोड़ा हद तक स्पोर किल हो जाते हैं, लेकिन अगर हम स्पेशल बात करें तो हम इनमें ऑटोक्लेविंग यूज करते हैं स्पोर को किल करने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे 119 नंबर प्रश्न की। 119 नंबर का प्रश्न कह रहा है, द लीथल इफेक्ट ऑफ मॉइस्ट ड्यू टू कोगुलेशन ऑफ, यानी कि आपका जो लीथल इफेक्ट होता है, अच्छा इफेक्ट होता है आपके मॉइस्ट के द्वारा, यानी कि ऑटोक्लेविंग के द्वारा, तो इसमें कौन चीज़ का कोगुलेशन हो जाता है? तो फ्रेंड्स हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके प्रोटीन का कोगुलेशन हो जाता है और ये ग्रो नहीं कर पाते हैं और इनका क्या हो जाता है? डेथ हो जाता है। तो फ्रेंड्स जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके प्रोटीन क्या हो जाते हैं? कोगुलेट हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 120 नंबर का, क्या है? इनोकुलेशन लूप द टिप ऑफ फॉरशेप एंड स्पेचुला आर स्लाइज बाय व्हिच मेथड, यानी आपका जो इनोकुलेटिंग लूप होता है, यानी कि जिसमें आप क्या करते हैं? कल्चर प्लेट लगाते हैं, कल्चर को लगाते हैं कल्चर प्लेट में, तो उसको और साथ में फॉरशेप और स्पेटुला आपका जो है उसको हम किस मेथड के द्वारा स्लाइज करेंगे? तो फ्रेंड्स अगर हम इनकी बात करें तो स्लाइजिंग की हम इनको फ्लेमिंग मेथड के द्वारा क्या करते हैं? स्लाइज करते हैं। इनोकुलेटिंग लूप तो हम एकदम मेनली हम फ्लेमिंग के द्वारा ही करते हैं। जस्ट हम इनको फ्लेमिंग करते हैं, थोड़ा सा इनको ठंडा किए, फिर क्या करेंगे? हम वहाँ पे जो आपके स्पेसिमेन है वहाँ से सैंपल को उठाएंगे, फिर इनको क्या करते हैं? कल्चरिंग करते हैं। तो आपका यहाँ पे आंसर चला जाएगा सी नंबर, फ्लेमिंग, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है यहाँ पे 121 नंबर का, बाय व्हिच मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन एनिमल कैरेक्सेस एंड पैथोजेनिक मटेरियल आज डिस्ट्रॉय, यानी कि आपका जो यहाँ पे 100 होता है और साथ में जो पैथोजेनिक मटेरियल होता है, यानी कि आपके ऑपरेशन के द्वारा जो यहाँ पे ऑर्गन निकलते हैं उनको हम किस प्रकार से स्टरलाइज कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स इनका जो स्टरलाइजेशन है वो आपके इंसिनरेशन के द्वारा होता है। इंसिनरेशन में क्या होता है कि हमारे पास कई बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं जिनका टेम्परेचर बहुत हाई होता है और इनमें हम डाल देते हैं और पूरी तरह से हमारे जो ये पार्ट होते हैं क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। चलिए अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा 122 नंबर का है, इन व्हिच इंस्ट्रूमेंट ए होल्डिंग पीरियड ऑफ 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर्स इज यूज टू स्टरलाइज ग्लास बियर फॉरसेप सीजर्स एंड स्केपेल्स स्वैप्स etc, यानी कि आपके पास जो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हम 160 डिग्री सेल्सियस पर क्या करते हैं? ग्लास बियर्स फॉरसेप इन सबको क्या करते हैं? स्लाइज करते हैं। तो फ्रेंड्स उनको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ऑटोक्लेविंग, ठीक है। तो सॉरी यहाँ पे क्या कहते हैं? उसको हॉट एयर ओवन कहते हैं। हॉट एयर ओवन में क्या कहते हैं फ्रेंड्स? सीधे इनको क्या करते हैं? स्लाइज करते हैं 160 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन अगर ऑटोक्लेविंग की फ्रेंड्स यहाँ पे बात करें तो हम मॉइस्ट हीट के द्वारा इनको स्लाइज करते हैं, ठीक है। तो यही है, ड्राई हीट में आपका हॉट एयर ओवन आ जाता है और मॉइस्ट हीट में आपके ऑटोक्लेविंग आ जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे 123 नंबर प्रश्न की, द ब्रिटिश फार्माकोपिया रिकमेंडेड ए होल्डिंग टाइप ऑफ 1 हॉर्स एट डाटा टेम्परेचर
फॉर ऑयल ग्लिसरॉल एंड डस्टिंग पाउडर। यानी कि यहाँ पे जो एक फार्माकेयर थे, ब्रिटिश फार्माकोपिया थे, उन्होंने क्या किया, 1 घंटे के लिए टेम्परेचर पे होल्डिंग किया। कितने जो टेम्परेचर था, तो फ्रेंड्स वो जो टेम्परेचर था वो आपका 150 डिग्री सेल्सियस पर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 से जाएगा 150 डिग्री सेल्सियस। अब 124 नंबर का प्रश्न कह रहा है, 124 नंबर का प्रश्न कह रहा है द स्पोर्स ऑफ ह्यूज स्टेन ऑफ क्लोस्ट्रीडियम इज यूज टू स्टरलाइजेशन कंट्रोल बाय ड्राई हीट इफिशियंसी। यानी कि आपका जो स्पोर्स होते हैं क्लोस्ट्रीडियम के, वो किस स्पीसीज के होते हैं जिसमें आपके उसको ड्राई हीट के द्वारा क्या करते हैं, स्टरलाइज करते हैं। तो फ्रेंड्स ये क्लोस्ट्रीडियम टिटानी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 सही जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 125 नंबर का है। फॉर पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क इज हीटेड एट 63 डिग्री सेल्सियस फॉर। यानी कि आपका जो पास्चुराइजेशन मेथड होता है, इसमें क्या किया जाता है कि एक बैग हम टेम्परेचर को रेज किया जाता है, बढ़ाया जाता है, फिर कुछ देर बाद इनको क्या किया जाता है, कूल किया जाता है। तो वही पूछा है कि हम अगर इसको 63 डिग्री सेल्सियस पे इसको पास्चुराइज कर रहे हैं तो कितने टाइम के लिए करते हैं। तो फ्रेंड्स इसको हम 15 मिनट के लिए करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही जाएगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा है इन पास्चुराइजेशन आफ्टर हीटिंग द मिल्क इज कूल्ड एट व्हिच टेम्परेचर। यानी कि आपका जब पास्चुराइजेशन कर रहे हैं तो हीटिंग के बाद जो आपकी कूलिंग प्रक्रिया होती है उसको हम किस टेम्परेचर पे कूल करते हैं। तो फ्रेंड्स इनको हम 13 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 सही जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 127 नंबर का है वैक्सीन्स ऑफ नॉन स्पोरिंग बैक्टीरिया आर इनएक्टिवेटेड बाय हीटिंग एट 60 डिग्री सेल्सियस फॉर। यानी कि आपके जो वैक्सीन होते हैं नॉन स्पोरिंग बैक्टीरिया के, उनको हम कितने देर पे क्या करते हैं, इनएक्टिवेट कर सकते हैं, कितने डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस तो आपका 60 रहेगा, लेकिन टाइमिंग को जो होती है वो अगर आप इसको 1 घंटे के लिए क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, इनको इनएक्टिवेट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 हार्स दे जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 128 नंबर का है व्हिच टाइप ऑफ फ्लूइड कैन बी स्लाइज बाय हीटिंग एट 56 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर। यानी कि आप इसमें से किस फ्लूइड को 56 डिग्री सेल्सियस पर 1 घंटे के लिए स्लाइज कर सकते हैं। तो प्लूरल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड, सीरम फ्लूइड, तीनों को हम कर सकते हैं। तो ऑप्शन जाएगा ऑल ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी सही जाएगा। अब बात करते हैं 129 नंबर प्रश्न की। 129 नंबर का प्रश्न करा इन व्हिच इंस्ट्रूमेंट लोवेनस्टेन जेंसन मीडियम एंड लोफर सीलम मीडियम आर स्लाइज। यानी कि आपके जो एलजे मीडिया होता है और लोफर सीलम स्लोब होते हैं, ये मीडिया जो होते हैं दोनों, उनको हम किस प्रकार के मेथड द्वारा इनको हम स्लाइज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इनको हम क्या करते हैं, इंस्पायरेटरी मीडिया के द्वारा क्या करते हैं, सॉरी इंस्पायरेटर इंस्ट्रूमेंट के द्वारा इनको हम स्लाइज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही जाएगा। अब बात करते हैं 130 नंबर प्रश्न की। द एजेंट ऑफ व्हिच प्रिवेंट मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया इज नोन एज। यानी कि आपके जो कौन से एजेंट होते हैं जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया को रोकते हैं। तो फ्रेंड्स उनको हम क्या कहते हैं, उनको कहते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक्स। यानी कि आपके जो बैक्टीरिया होते हैं वो ग्रो नहीं कर पाते हैं, उनको हम उनके पहले स्टेज पे ही क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 131 नंबर प्रश्न की। ड्राई हीट हैज़ किल इफेक्टिव ड्यू टू। यानी कि आपके जो ड्राई हीट होता है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो फ्रेंड्स वो आपके प्रोटीन को डेनेचुरेट कर देता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही जाएगा, प्रोटीन डेनेचुरेशन। ठीक है, अब बात करते हैं 132 नंबर प्रश्न की। 132 नंबर का प्रश्न कह रहा है द पेनिट्रेटिंग पाउडर ऑफ पावर ऑफ हॉट ड्राई एयर इज। यानी कि आपका जो पेनिट्रेटिंग पावर होता है हॉट ड्राई में वो क्या होता है, लो होता है, हाई होता है या मीडियम होता है। तो फ्रेंड्स वो लो होता है। ठीक है, अब हॉट ड्राई में क्या करते हैं, डायरेक्टली आपके जो बैक्टीरिया होते हैं उनके सेल वॉल को पेनिट्रेट नहीं कर पाता है, इसलिए हमें मॉइस्ट हीट को अपनाना चाहिए, ऑटोक्लेविंग अपनाना चाहिए। और अगर आप बहुत ही हाई टेम्परेचर पे इनको ले रहे हैं तो आप हॉट एयर ओवन का भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका प्रश्न था डिसइंफेक्टेंट, तो वो ऐसे होते हैं जिनमें आपके जर्म तो मर जाते हैं लेकिन स्पोर्स उनके नहीं मरते हैं। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन में यही मेन अंतर होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का जो प्रश्नों की संख्या थी 133 नंबर तक थी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए तो ज्वाइन कर लीजिए, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं तो और अच्छी बात है, अगर नहीं किए तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।